मर्न स्टैक का इंटरव्यू क्लियर करना है और एक बेहतरीन जॉब हासिल करनी है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस पूरे सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि इंटरव्यू के मुश्किल से मुश्किल सवालों का सामना कैसे करना है और अपनी ड्रीम जॉब तक कैसे पहुंचना है। जी हाँ, 40 लाख प्लस। और ये कोई ख्वाब नहीं है। सच तो ये है कि सही स्किल्स और तैयारी के साथ इस तरह के हाई पेइंग पैकेजेस बिल्कुल हासिल किए जा सकते हैं। चले देखते हैं कि ये होगा कैसे। हेलो, मेरा नाम वजाहत है, कोड विद वजाहत से। और आज हम मिलकर एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे जो सीधा आपकी ड्रीम डेवलपर जॉब तक जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। मर्न स्टैक की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, सीधा इंटरव्यू के सवालों पर कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये मर्न स्टैक आखिर है क्या और आजकल वेब डेवलपमेंट में इसकी इतनी धूम क्यों मची हुई है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो मर्न स्टैक एक बहुत पावरफुल फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिससे हम आजकल की मॉडर्न वेब एप्स बनाते हैं। अब फुल स्टैक का मतलब यह है कि इससे आप फ्रंट एंड यानी वो हिस्सा जो स्क्रीन पर नजर आता है से लेकर बैक एंड यानी जो सारा काम पर्दे के पीछे हो रहा है सब कुछ बना सकते हैं, A to Z। तो मर्न इसका हर एक हर्फ एक अलग टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है। M से है MongoDB जो हमारा डेटाबेस है, E से है Express.js जो बैकएंड को संभालता है, R का मतलब है React जिससे यूजर इंटरफेस बनता है और आखिर में N है Node.js के लिए जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइट पर चलाता है। ये चारों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो बनाते हैं। देखें, फंडामेंटल्स को समझना ना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर MongoDB को ही ले लें। ये मर्न का हिस्सा है और ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डेटा को बहुत लचकदार तरीके से स्टोर करता है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स की तरह। और इसी वजह से ये बड़े और अलग अलग किस्म के डेटा सेट्स के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ MySQL जैसे रिलेशनल डेटाबेस हैं जो टेबल्स और कतारों पर चलते हैं, वो काफ़ी सख्त होते हैं। ये फ़र्क जानना इंटरव्यू लेने वाले को बताता है कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया बल्कि आपको कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ है। चलें जी, अब इस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। वो अहम सवालात जो आजकल मर्न स्टैक के इंटरव्यूज में वाकई पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं MongoDB से, यानी हमारे डेटा का घर। यहाँ एक बहुत आम लेकिन बहुत अहम सवाल पूछा जाता है, MongoDB में रेप्लिका सेट क्या होता है? अब ये सवाल सीधा आपके सिस्टम डिज़ाइन, डेटा की हिफाजत और स्केलेबिलिटी के नॉलेज को टेस्ट करता है। तो रेप्लिका सेट असल में MongoDB सर्वर्स का एक ग्रुप है जो एक ही डेटा की कॉपियां रखते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी। आसान ज़बान में अगर एक सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपका डेटा महफूज रहता है क्योंकि उसकी कॉपियां दूसरे सर्वर्स पर मौजूद हैं और आपकी ऐप बगैर किसी रुकावट के चलती रहती है। अच्छा, डेटाबेस की बात तो हो गई, अब चलते हैं बैकएंड की तरफ और यहाँ हम बात करेंगे Express.js की, जो कि हमारे बैकएंड की समझें रीढ़ की हड्डी है। यहाँ एक सवाल है जो हर फुल स्टैक डेवलपर के लिए जानना लाजमी है। सवाल ये है कि CORS क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? यकीन माने अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने में बहुत परेशानी होती है। तो कोर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये ना एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो बिल्कुल एक पुल की तरह काम करता है। सोचें, आपकी रिएक्ट फ्रंट एंड ऐप एक डोमेन पर चल रही है और आपका Node/Express API किसी दूसरे डोमेन पर। जब फ्रंट एंड बैक एंड से डेटा मांगता है तो कॉर्स ही इस कम्युनिकेशन को सेफ तरीके से होने देता है। अगर कॉर्स ना हो तो ब्राउज़र सिक्योरिटी की वजह से उस रिक्वेस्ट को सीधा ब्लॉक कर देगा। चलें, अब बात करते हैं Node.js की, वो इंजन जो हमारे बैकएंड को ताकत देता है। Node.js में एक बहुत मशहूर बल्कि यूं कहें कि बदनाम ज़माना सवाल है, कॉल बैक हेल किस बला का नाम है? ये सवाल असल में आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की समझ को और कोड को साफ सुथरा रखने की सलाहियत को टेस्ट करता है। अच्छा, कॉल बैक हेल को समझने के लिए ना पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का फ़र्क समझना होगा। सिंक्रोनस में एक वक्त में एक ही काम होता है, ये थोड़ा सुस्त है लेकिन प्रिडिक्टेबल है। एसिंक्रोनस में एक साथ कई काम चल रहे होते हैं, ये तेज है लेकिन ज्यादा पेचीदा भी।
अब होता यह है कि जब आप बहुत सारे एसिंक्रोनस कामों को एक दूसरे के अंदर डालते जाते हैं तो आपका कोड एक उलझे हुए धागे की तरह बन जाता है, और इसी को कहते हैं कॉल बैक हेल। इसे समझना और ठीक करना एक सरदर्द बन जाता है। और आखिर में बात करते हैं इस स्टैक के चेहरे की, यानी रिएक्ट की, जो हमारे यूजर इंटरफेस में चांद डालता है। रिएक्ट में एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसकी वजाहत करें। यह सवाल चेक करता है कि आपको रिएक्ट के कोर मैकेनिक्स की कितनी समझ है। तो कंपोनेंट की जिंदगी के 3 मेन फेजेस होते हैं। पहला है माउंटिंग, यानी जब कंपोनेंट पैदा होता है और पहली बार स्क्रीन पर आता है। दूसरा है अपडेटिंग, जब प्रॉप्स या स्टेट में तब्दीली की वजह से वो खुद को अपडेट या री-रेंडर करता है। और तीसरा है अनमाउंटिंग, जब कंपोनेंट का काम खत्म हो जाता है और उसे स्क्रीन से हटा दिया जाता है। बस यही इसकी पूरी जिंदगी है। अच्छा, टेक्निकल सवालों से थोड़ा हटते हैं। अब एक बहुत ही अहम चीज पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है एक कामयाब डेवलपर का माइंडसेट। याद रखें, बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं है। एक सीनियर डेवलपर ने बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं, मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन इंटरव्यू में वो हमेशा कुछ नया पूछ लेते थे। वो असल में आपकी गहरी समझ को परखते हैं, सिर्फ आपकी यादाश्त को नहीं। इससे ये साबित होता है कि सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये सही माइंडसेट बनाया कैसे जाए। सबसे पहले टेक्नोलॉजी के पीछे का क्यों समझें। सिर्फ ये मत जाने कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, बल्कि ये जाने कि इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, हमेशा क्यूरियस रहें, सवाल पूछें, जैसे क्या रिएक्ट को किसी और बैकएंड के साथ जोड़ा जा सकता है। तीसरा, जो सीखा है उसे असल प्रोजेक्ट्स बनाकर अप्लाई करें। और सबसे अहम, अपनी बुनियादों को, खास तौर पर जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को बहुत मजबूत बनाएं, क्योंकि सब कुछ इसी पर खड़ा है। तो अब कामयाबी का एक वाज़ेह नक्शा सामने आ गया है। अब ये मालूम है कि क्या सीखना है और सोचना किस तरह है। सफ़र के अगले कदम बिल्कुल साफ हैं। नक्शा तो मिल गया है। अब असल सवाल ये है कि सबसे पहला मसला कौन सा हल किया जाएगा।